तर ते टूच्या बाजूला का लिहिलंय दिसत नाही. काय ते टूच्या बाजूला का लिहिलंय. टूच्या बाजूला मेथड 2 लिहिलेला आहे. अच्छा ठीक आहे. दॅट इज मेथड 2. मेथड 1 आपण काय केलं की डायरेक्टली प्रोजेक्शन घेऊन सॉल्व्ह केलेले आहे क्वेश्चन. मेथड 2 मधून जाऊ आपण आता, म्हणजे सेकंड मेथड जाऊ आपण विद द प्रेशर डायग्राम. यानी अभी हम उसको सरकाएंगे नहीं इधर उधर, विद द प्रेशर डायग्राम से अपन सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो नाउ इसेंट्रिकली लोडेड फुटिंग के लिए हम प्रेशर डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपको प्रेशर डायग्राम समझने को ना कि प्रेशर डायग्राम किस तरह रहेगी करके. दिस ओनली गिवन इन सुब्रमण्यम बुक एंड देन गोइंग टू द अगर आपको मिलेगा प्रेशर डायग्राम का, ये मिलेगा आपको कहाँ पे, सुब्रमण्यम, वज्रानी, रतवानी एंड अगेन one book is there, नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, 1 मिनट. मेरे पास थी वो बुक लेकिन मुझे अभी नाम उसका याद नहीं आ रहा. ओके, एन कृष्णा राजू में भी नहीं है. एन कृष्णा राजू का अगर एडवांस वर्जन है तो उसमें भी नहीं है, और नॉर्मल इसमें भी नहीं है एन कृष्णा राजू में. सो आपको इन दोनों बुक्स में चांकाले इस एग्जैक्टली चांग करवे, चांकाले नहीं चांग करवे, ये बुक में भी आपको मिलेगा प्रेशर डायग्राम पे. ओके, कि प्रेशर डायग्राम से आप किस तरह भी सॉल्व कर सकते हो. तो गाइस सबसे पहले आपको प्रेशर डायग्राम समझने के लिए उसके पैरामीटर्स जहां जहां पे कहाँ पे लेते हैं और कोर क्या रहता, ये सब चीजें समझनी पड़ेगी. कि सेम चीजें हम और डिजाइन ऑफ लैटरल प्रेशर जहां पे आता है ना, डिजाइन ऑफ वॉल, रिटनिंग वॉल, उसमें करने वाले हैं. डिजाइन ऑफ रिटनिंग वॉल में हम सेम फंक्शंस हम करने वाले हैं. डिजाइन ऑफ रिटनिंग वॉल जिस तरह अपन डिजाइन करते एज लाइक दैट, मुझे यहाँ पे भी अभी सेम मैंने प्रेशर डायग्राम्स आपको एक्सप्लेन करना है. सो प्रेशर डायग्राम से भी हम जा सकते हैं. इट इज वेरी मच क्रिटिकल एंड वेरी मच इजी. दोनों वे से अगर देखा जाए तो दोनों वे से ये मेथड है. अगर आपको प्रेशर डायग्राम अच्छे से समझ गई तो इजी है, लेकिन लेंदी है एज कंपेयर टू द अभी जो हमने सीखे कल और परसों, यानी लास्ट क्लासेस में जो हमने सीखे, 6 क्लासेस में जो हमने सीखा है, उसमें से अगर देखा जाए तो प्रेशर डायग्राम इट इज टोटली डिफरेंट, यानी थोड़ा डिफरेंट है. बाकी सब सेम है, प्रेशर डायग्राम्स थोड़ा डिफरेंट है एंड थोड़ा ज्यादा है अपने आपको डिजाइनिंग के लिए करना पड़ेगा. सो आओ देखते हैं इसके पूरे कंपोनेंट्स की किस तरह रहेगा प्रेशर डायग्राम. सो इसेंट्रिकली लोडेड फुटिंग. लोडेड फुटिंग, eccentrically loaded footing. First line guys, लिखो first line. This is important for your objective paper.
यानी अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आया तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनना 100% लाजमी है, 100% बनेगा ये। ओके, सो देखो, इन जनरल लिखो गाइस, इन जनरल द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कॉलम, in general the line of action of column, the line of action of column, the line of action of column, the line of action of column load does not coincide with the load does not coincide with the does not coincide with the centroid of footing, 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 this central of footing CG and this P is acting here, तो some eccentricity is here, but नहीं, एक ही साइड eccentricity रहेगा क्या? दोनों साइड eccentricity रहेगा, ऐसी भी हो सकता है, यानी P X और P Y ये भी रह सकता है, और ओनली P X ये भी रह सकता है, ओनली P X रहेगा, ये eccentricities हमने लिए हैं अभी तक, वो हमने देखे। दो इसेंट्रिसिटीज रहेंगे तो कैसी करेंगे, प्रेशर डायग्राम से किस तरह करेंगे, एक ही इसेंट्रिसिटी रहे तो किस तरह करेंगे, ये सब हम अभी देखने वाले हैं, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। तो इसको क्या बोलेंगे? इसेंट्रिक लोडेड फुटिंग बोलेंगे। जब आपका कॉलम का जो भी लोड है वो आपके फुटिंग पे सीजी पे नहीं एक्ट हो रहा तो आप क्या बोलोगे? इसको इसेंट्रिकली लोडेड फुटिंग बोलोगे। ओके, और हमने क्या किया था अभी? हमने ये किया था कि जो भी इसेंट्रिसिटी आ रही थी उसको हमने डायरेक्ट क्या कर दिया था, वो उसको हमने उसके सीजी पे ला दिया था। जो लास्ट मेथड में था, लास्ट मेथड में हमने प्रोजेक्शंस को सेट करके जो भी इसेंट्रिसिटी आ रहा था, पी जो इसेंट्रिसिटी आ रहा था उसको हमने क्या कर दिया था, उसको हमने सीजी पे ला दिया था। यानी ये जो पी है, पी को सीजी पे ला दिया था, पी को सीजी पे ला दिया था। फिर से मैं बता रहा, जो भी पी था मेरा, जो भी ये पी था जो बाहर एक्ट हो रहा है उसको मैंने सीजी पे ला दिया था, सीजी पे ला दिया था। तो इसलिए सीजी पे लाया था, यानी इसलिए वो क्या होता है, इसेंट्रिक फुटिंग हुई नहीं थी, उसको हमने कॉन्सेंट्रिक फुटिंग बना दी थी। कैसे? प्रोजेक्शंस लेके, प्रोजेक्शंस लेके। लेकिन अगर इफ वी आर नॉट टेकिंग प्रोजेक्शंस, मुझे प्रोजेक्शंस नहीं लेना है, मुझे मेरा कॉलम सेंटर में ही पुट करना है, और सेंटर में ही पुट करना है, और या फिर सेंटर में ना पुट करते हुए भी तो भी मेरा इसेंट्रिसिटी कुछ ना कुछ आ ही रहा है, तो कैसे जाएंगे? तो इन दैट केस वी वांट टू गो फ्रॉम प्रेशर डायग्राम। ओके, प्रेशर डायग्राम से मुझे जाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद लिखो गाइस, ये तो आपको समझ गया कि दैट P into E X and EY is nothing but taking a MX and MY। ओके, तो उसके बाद लिखो that is the line of action of load, the line of action of load, the line of action of load is often eccentric to the footing, is often eccentric to the footing centroid, eccentric to the footing centroid, like this, P into EX। okay, footing centroid लिख लिया गाइस, footing centroid, which gives rise to moment, which gives rise to moment, which gives rise to moment in the footings, rise to moments in the footing, in the footing। okay, in the footing, eccentricity in the loading, eccentricity in the loading, eccentricity in the loading, eccentricity in the loading results due to the following, results due to the
following reasons or causes. Reasons or causes. Why eccentricity is acting? That is your again objective question guys in MPSC and GATE. Okay, MPSC और GATE में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है. That is objective question. Okay, so causes क्या रहेंगे? The column load transfer moment. The column transfer a moment. The column transfer a moment. Column transfer a moment. In addition to axial load to the footing. यानी कॉलम क्या दे रहा है? एक्शियल लोड के साथ मोमेंट भी दे रहा, इसीलिए फुटिंग आपका ये क्या हो रहा, आपका इसेंट्रिक हो रहा, इसलिए यानी इसेंट्रिक फुटिंग आ रही. कॉलम ही आपका मोमेंट के साथ यानी इसके साथ काय के साथ दे रहा, आपके लोड एज के साथ, काय के साथ, आपके इसके साथ यानी पी के साथ, एक्शियल लोड के साथ आपका मोमेंट भी दे, मोमेंट भी वहां पे एक्ट कर रहा. तो मोमेंट एक्ट कर रहा, इसलिए वो आपका गाइस क्या हो रहा, एसेंट्रिक फुटिंग हो रहा. ओके, 1 मिनट. ठीक है, पहले 3 पॉइंट्स लिख लेते हैं. देन ये फर्स्ट पॉइंट मोमेंट कहां से आएगा और किन से पॉइंट से आएगा ये भी हम एक्सप्लेन करके लिख लेते हैं. यानी क्या होगा कि आपको ये भी समझ जाएगा कि नहीं यानी ये क्वेश्चन अगर आया तो क्यों आ सकता है, यानी अर्थक्वेक प्रेशर से आ सकता, लैटरल फोर्स से आ सकता एंड विंड फोर्स से आ सकता. ये 3 है कि तीनों इससे आ सकते हैं. आप लिख लो उसके सामने, यानी अलग फिर से लिखने से बेटर उसके सामने ब्रैकेट लिखो कि मोमेंट्स क्यों आएंगे. दैट मोमेंट इज ड्यू टू earthquake force, wind force and earthquake force, wind force and lateral pressure. lateral pressure कहाँ पे आएगा? वॉल पे आएगा, वॉल रेटिंग वॉल पे lateral pressure आएगा, तो lateral pressure, तो इससे क्या आएगा? मोमेंट्स आएंगे. इससे क्या आएंगे? मोमेंट्स आएंगे. ओके ओके गाइस, यानी कॉजेस, मेन कॉजेस कौन सा है? विंड लोड है, earthquake है एंड योर विंड लोड, earthquake एंड योर गाइस लैटरल प्रेशर. लैटरल प्रेशर कहाँ पे? जहां पे अपन रिटनिंग वॉल डिजाइन करेंगे वहां पे, रिटनिंग वॉल डिजाइन करेंगे वहां पे. ऐसे मैं नहीं बोल रहा, ऐसे सुब्रमण्यम बोल रहा. ओके, और हाँ ये होता है. ओके, नेक्स्ट लाइन गाइस, नेक्स्ट लाइन. द लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कॉलम लोड, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कॉलम लोड, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कॉलम लोड does not pass through the centroid of footing. Line of action of column load does not pass through the centroid of footing. अभी बताया मैंने, सेंट्रोइड ऑफ फुटिंग से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पास, यानी ये पास हो रहा क्या? नहीं हो रहा, इसकी वजह से आ रहा आपका क्या आ रहा? मोमेंट आ रहा. नेक्स्ट थर्ड लाइन. when the column carries a lateral force, when the column carries a lateral force, when the column or wall, when the column or wall, okay, wall carries a lateral load, when the column slash wall which guys, रेटिंग वॉल, रेटिंग वॉल में सेम टॉपिक अपने को देखना है, यानी सेम टॉपिक अपने का रेटिंग वॉल का, सेम थ्योरी इट इज इन रेटिंग वॉल. दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव. अगर पेपर आया तो ये क्वेश्चन 101% बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है. ओके, सो द कॉलम स्लैश रेटिंग वॉल कैरीज अ lateral force located above the foundation level, lateral load कहां से? due to lateral pressure, wind force and earthquake force.
3 फोर्सेस, ऊपर ही लिखा है हमने, वही सेम नीचे लिखना पड़ेगा। क्यों? लैटरल अर्थ प्रेशर की वजह से आएगा लैटरल फोर्स, विंड फोर्स की वजह से आएगा, एंड अर्थक्वेक फोर्स की वजह से आएगा। ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन नहीं, हो गए 3 पॉइंट। ये 3 पॉइंट की वजह से क्या होगा कि आपकी फुटिंग इसेंट्रिक हो सकती है 3 पॉइंट की वजह से। यानी अगर आपको क्वेश्चन आया थ्योरी क्वेश्चन की किस किस वजह से आपका अगर इसेंट्रिक फुटिंग हो सकता है, तो दैट आर द 3 पॉइंट्स। इसमें से कोई भी एक पॉइंट गलत देके रहेगा गेट में 101% अभी ये क्वेश्चन रहने वाला है, इसी टाइप के क्वेश्चन, यानी यही क्वेश्चन रहेगा, ये नहीं बोल रहा, इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे कि जो आपको सिलेक्ट करना है, नया जो मोड आया है सिलेक्ट करने वाला, कि आप एक से ज्यादा सिलेक्ट कर सकते, तो एक से ज्यादा सिलेक्ट कर सकते यानी 2 सेंटेंस वहां पे गलत रहेंगे और 2 सेंटेंस करेक्ट रहेंगे। तो 2 सेंटेंस कौन से करेक्ट है ये आपको पहले समझना पड़ेगा, देन आपको वो 2 सेंटेंस क्लिक करना पड़ेगा, देन आपको वो 2 सेंटेंस क्लिक करना, एमसीक्यू नहीं, एमसीएस सिलेक्शन वाला जो पार्ट है वो पार्ट। तो एमसीएस 2 क्वेश्चंस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो 2 क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पता रहने को ना कि सेंटेंस कौन सा सही है, वो सेंटेंस सही रहा तो वो अपन ले सकते, या फिर इसमें से सेंटेंस कौन सा गलत है उल्टे भी आप जा सकते कि कौन सा सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस रिलेट नहीं कर रहा है, जनरली कौन सा सिलेक्ट नहीं है, इससे थोड़ा ज्यादा जल्दी पता चलता। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस में ये पहले भी थे, पहले सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस में लिखा रहता था ए एंड बी इज करेक्ट, ए बी सी इज करेक्ट, ए बी डी इज करेक्ट एंड ओनली सी इज करेक्ट, इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी थे। बस इसको एक नाम दे दिया एमसीएस करके, अगेन एक नेक्स्ट नाम दे दिया और आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया। बट ये क्वेश्चन पहले भी था, गेट में ही था, एमपीएससी में भी था, गेट में भी था, एमपीएससी में अभी भी है, लेकिन ऑप्शंस रहते नीचे कि कौन सा एबीसी में से कौन सा है। अभी आपको क्या करना है, अभी आप वहां पे ही क्लिक करोगे कि ए बी इज करेक्ट, ए बी सी इज करेक्ट, करेक्ट है तो 3 सिलेक्ट करोगे ना, चारों करेक्ट है तो चारों लिखना पड़ेगा आप लोग, चारों ए बी सी डी इज करेक्ट। ओके, तो आपको विच आर द सेंटेंस आर करेक्ट, ये क्वेश्चन आपको रहेगा। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट। अगर मैक्सिमम लोगों को गेट का पता नहीं होगा जो भी मैंने अभी बोल दिया है तो आप निग्लेक्ट करो, आपके लिए नहीं था वो। ओके ओके, इन प्रैक्टिस, in practice, next line, in practice generally biaxial in practice generally biaxial eccentricities exist, this type biaxial यानी दोनों एक्सिस से इसेंट्रिसिटी, दोनों एक्सिस से इसेंट्रिसिटी यही एग्जिस्ट रहता है प्रैक्टिस में, और यही देते हैं हम। ओके, मैक्सिममली आपको एमएक्स भी लेना पड़ता है और एमजेड भी लेना पड़ता है, मैंने लिया है, हमने प्रैक्टिस वाला वो क्वेश्चन लिया है, वो हम फिर से ये मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। ओके ओके, in practice generally biaxial eccentricities exist, that is eccentricity in two principles, eccentricity in two principal, PAL, principal, what principal line guys, two principal lines। ओके, प्रिंसिपल PEL वो प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी दैट प्रिंसिपल इट इज नथिंग बट के एक सिद्धांत हो गया, वो प्रिंसिपल लाइन सही है। आपका जो कॉलेज में बैठा वाला रहता प्रिंसिपल, तो वो प्रिंसिपल नहीं रहता, वो प्रिंसिपल रहता। ओके ओके, प्रिंसिपल कॉमा ऑर्थोगोनल कॉमा सेंट्रोइडल एक्सिस, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, बाद में मैंने क्या बोला, ऑर्थोगोनल कॉमा सेंट्रोइडल एक्सिस, तीन तीन क्या है भाई, दैट इज टू प्रिंसिपल, दैट इज टू प्रिंसिपल प्लान। नेक्स्ट, वन प्रिंसिपल प्लान, एक ही प्रिंसिपल प्लेन से अपना ही है ऑर्थोगोनल। नेक्स्ट, हमने जो अभी तक किया है सेंट्रोइडल,
हमने क्या कर दिया, सीधा कॉलम को ही इंक्लाइन इधर कर दिया, जो भी इसेंट्रिसिटी आने वाली थी यहाँ पे ही गिरेंगी, इसेंट्रिसिटी ही नहीं है, तो इसेंट्रिसिटी नहीं है यानी क्या हो रहा है, जो पी है वो सेंटर पे एक्ट हो रहा है, सो दैट इज सेंट्रोइड। दिस आर द 3। ओके, सो गाइस इसमें से यही हम मैक्सिममली साइड पे यूज करते हैं। दिस टू आर ओनली फॉर थ्योरी कंसेप्ट, वी डू नॉट यूज दिस। ओके, हाँ यूज करते, जहाँ पे एसेंट्रिक नहीं है वहां पे यूज करते। अगर 5x5 के रूम अगर आपको बनाना है, 5x5 फुट नहीं, 5x5 मीटर की रूम अगर आपको बनाना है, तो आपका ऑब्वियसली देर इज नो एसेंट्रिक कॉलम, देर इज अ कॉन्सेंट्रिक कॉलम, क्योंकि कॉलम साइज सेम रहेंगी, रेक्टेंगल स्क्वायर रहेंगी, बीम साइज स्क्वायर रहेंगी, बीम साइज इज नॉट स्क्वायर, बीम साइज रेक्टेंगुलर रहेंगी बट कॉलम साइज इज स्क्वायर, सो दैट्स व्हाई अगर कॉलम स्क्वायर है आपका तो फुटिंग भी आपकी स्क्वायर बन जाएंगी और फुटिंग भी आपकी विदाउट इसेंट्रिक अपन बना सकते हैं। लेकिन अगर वही मेरा साइज 5x7 हो गया और 5x3 हो गया, सो देन 101% one side load is one side moment is maximum, one side moment is lesser, so that's why eccentric is acting. Okay, okay, next line guys, नेक्स्ट लाइन। थोड़ा थ्योरी ज्यादा हो रहा तुमको, तुम बोर होंगे, लेकिन ये थ्योरी तुमको इंपॉर्टेंट है, व्हाई? बिकॉज ऑफ इसी में से तुम क्या दोगे, देख के तुम डायरेक्टली सॉल्व करोगे। और हाँ, आज पेपर था मे बी जीसी वालों का, 1 तारीख से ही था ना? यस, 3 तारीख से सर। अच्छा 3 तारीख से है क्या? मुझे लगा कि आज से ही है। ठीक है, 3 तारीख को एक्सपीरियंस बताना, फिर एक्सपीरियंस कैसे लगा करके। सर ऐसे का ये लिख के भेजना है सर, सॉल्व करके भेजना है। ऐसे का सॉल्व करके भेजना है? हाँ, पीडीएफ बना के। अरे वो तो फिर पीडीएफ बना के भेजना है सपोज ऐसे का, तो वैसे तो पेपर आपका ऑनलाइन नहीं होगा। ऑनलाइन ही होगा सर, टाइम दिया है। यस एग्जैक्टली, टाइम दिया है, ऑनलाइन ही भेजना है, ठीक है। लेकिन आपका जब अभी जो पेपर होने वाला है, अभी जो मॉक टेस्ट हो रही है फाइनल ईयर वालों की, तो दैट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये कन्वेंशनल हो गया ना, ये ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ ना, ये कन्वेंशनल क्वेश्चन यानी कन्वेंशनल हो गया। अगर पेपर सॉल्व करके आपको भेजना है, दिस इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव, ऑनलाइन कन्वेंशनल टेस्ट, दैट इज ऑनलाइन कन्वेंशनल टेस्ट हो गई। ओके, जैसे मैडम ने बोला है कि सारे ही सब्जेक्ट्स का वैसे ही करना पड़ेगा पीडीएफ बना के, क्योंकि उन्होंने एचओडी से बात करी है और सर ने बोला है कि जिसको जैसे क्वेश्चंस देना है दे दो, तो उन सब ने ये बोला है कि एमसीक्यू सब कॉपी कर लेंगे, इसीलिए हम लोग पीडीएफ बना रहे बोलते हैं, मतलब कन्वेंशनल क्वेश्चंस दे रहे। ओके, सो राइट नाउ आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा ऑब्जेक्टिव पेपर का। ओके, नो इश्यूज। मैं 1 नवंबर के बाद आफ्टर 1 मंथ मेरा ये कोर्स भी नियर अबाउटली एंड के ऊपर रहेगा, FA3 भी नियर अबाउटली एंड के ऊपर रहेगा। तो मैं तब से तुम्हारा तब हवा भी क्लियर हो जाएंगी कि ऑब्जेक्टिव है पेपर या कन्वेंशनल है। सो इफ इट इज ऑब्जेक्टिव पेपर रहा तो मैं डेली के आपके ऑब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट कर दूंगा। एक्चुअल ऑब्जेक्टिव पेपर किस तरह रहते हैं ये मेरे इसमें, और जितने लोग सिर्फ है ट्यूशंस में वही लोग दे पाएंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव पेपर वो तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ द ऑब्जेक्टिव पेपर इज, यानी किस तरह रहेगा, किस तरह आपको उसका फील होगा ऑब्जेक्टिव पेपर का, वो आपको पता चलेगा। तो अगर कन्वेंशनली हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है ना, कन्वेंशनल तो अपन तो वैसे तो ले ही रहे हैं, कन्वेंशनल तो अपन ले ही रहे हैं। कन्वेंशनल होगा तो मुझे नहीं लगता ये ईयर में कन्वेंशनल इट इज पॉसिबल, नेक्स्ट ईयर ही रहेगा, या फिर डायरेक्टली कंबाइन एग्जाम, यानी दिस सेमिस्टर इज अडॉप्ट, यानी सॉरी आपका ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ये सेमिस्टर नेक्स्ट सेमिस्टर में मर्ज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सेमिस्टर में मर्ज करने के बाद दिस इज ईयरली पैटर्न में अपन कर सकते हैं, यानी सेमिस्टर ये नहीं रह सकता। डायरेक्टली आपका समर में आप दिस सेमिस्टर 7 सेमिस्टर की एग्जाम दोगे और 8 सेमिस्टर की एग्जाम दोगे, इट मे बी पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है। और इस पे भी अभी तक ये चालू है, यानी क्या बोलते हैं आपका डिसीजन चालू है, क्योंकि ईयरली पैटर्न इट इज पॉसिबल ना। जो सिर्फ बैकलॉग थे उनको ही सिर्फ निकालना जरूरी था, यानी जो फाइनल ईयर में थे उनको ही सिर्फ निकालना जरूरी था, इसलिए बैकलॉग वाले भी है, जो भी जिनका बैकलॉग है 6M का वगैरह, 6M तो वैसे ही निकला,
फिफ्थ सेम का वगैरह, उनके लिए अभी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जो बैच है, जो बैच अभी पास आउट हो रही है फाइनल ईयर, दैट ओनली फॉर दिस पीपल्स। ओके, सो उनके लिए ही सिर्फ और सिर्फ ये बैकलॉग का वगैरह पार्ट है। जिसका भी आरसीसी 1 बैक होगा तो उसको नहीं है अभी। इसको है जो फाइनल ईयर हो गए वाले लड़के हैं या फिर फाइनल ईयर में है, थे अभी थे, यानी 8 सेम में थे, तो उनके लिए था। तो मे बी ये चांस हो सकता है कि आपको कैरी ऑन तो दे दिया है, आपको डायरेक्टली 8 सेम में ही पेपर ले लें, और 8 सेम में लिया तो 101% दिस इज कन्वेंशनल। एंड अगर आपका 7 सेम में ही पेपर अभी अगर ले रहे हैं आपका पेपर, तो इट मे बी चांस ऑब्जेक्टिव, एंड ऑब्जेक्टिव अगर होगा तो 101% की ऐसे 3 ऑब्जेक्टिव टफ रहेगा एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। ओके, एंड आरसीसी 2 भी टफ रह सकते कुछ कुछ क्वेश्चंस लाइक दिस टॉपिक। ओके, ये टॉपिक भी रह सकते हैं अगर शेंडे सर ने पेपर निकाला तो। और 101% आरसीसी 2 एंड ऐसे 3 पेपर कम्स फ्रॉम शेंडे सर, तो शेंडे सर ये पार्ट देंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। ओके, क्योंकि ये पार्ट मैं सिर्फ और सिर्फ गेट में पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ गेट। मेरे अगर तुम प्रीवियस नोट्स देखोगे तो तुमको ये पार्ट नहीं मिलेगा। डायरेक्टली प्रेशर किस तरह होता है, क्या होता है, ये मैं रिटनिंग वॉल की इसमें बताता, और रिटनिंग वॉल डायरेक्टली स्टार्ट करता विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। ओके, क्योंकि लोगों को भी वो, जैसे भी अभी आप लिख रहे हो, आधे लोगों को ऐसे लग रहा है सर बोर कर रहा है, वैसे ही यहाँ पे भी उनको लग रहा था। जब मैंने 14 में ये बताया था तब आधे लोगों ने लिखा ही नहीं था, यानी बराबर से लिखा ही नहीं था, सर ये क्या लिख के दे रहे हैं, हमको नहीं समझ रहा, हमारे ऊपर से जा रहा, जस्ट लाइक दिस ये था। तो मैंने नेक्स्ट ईयर से बंद ही कर दिया, 2015 से लेके 2019 तक मैंने सिखाया है दिस पार्ट। ये जो सेकंड मेथड है ये मैं सिर्फ और सिर्फ गेट में पढ़ा है। ओके, इधर पढ़ा है नहीं मैंने। सो ये थिंक है कि जो मैंने अभी लास्ट सेम्स में नहीं पढ़ा है, लेकिन दैट इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव, वो भी मैं पढ़ा रहा हूं इस बार। ओके ओके गाइस, सो नेक्स्ट लाइन्स। For finding the base pressure, for finding the base pressure, for finding the base pressure under the footing is eccentric loaded condition, under the footing eccentric loaded condition, eccentric loaded condition, the footing is assumed to be, the footing is assumed to be। इसके बाद की लाइंस अलग पेन में अगर आप लिख सकते होंगे तो लिखो, या फिर अंडरलाइन कर देना। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा मैं लाइन। फॉर फाइंडिंग द बेस प्रेशर, फॉर फाइंडिंग द बेस प्रेशर अंडर द फुटिंग in eccentric load condition, in eccentric load condition, in eccentric load condition, the footing is assumed to be, यहां से लाइन, the footing is assumed to be, b के बाद लाइन जो रहेंगी आपकी assumed to be rigid and linear, rigid and linear। ये rigid and linear ये जो था ना, ये अंडरलाइन करके इसलिए मैं लिखने को बोल रहा क्योंकि दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एमपीएससी वेरी टाइम, यानी बहुत बार पूछे गया वाला क्वेश्चन है। ओके, तो फाइंड द फुटिंग इज assumed to be rigid and linear contact pressure, rigid and linear contact pressure distribution, pressure distribution, rigid and linear contact pressure distribution under the footing is assumed, under the footing is assumed। line is over, khatam line yahan par। okay, so this line is important, same line as it is, no any word change, directly पूछी गई है sir। okay, लास्ट लाइन अच्छा लास्ट लाइन मी परत रिपीट करतोय बघ। द फुटिंग इज assumed to be rigid and linear
contact pressure, rigid and linear contact pressure distribution, rigid and linear contact pressure distribution under the footing is assumed, under the footing is assumed. Okay, okay, next line guys. इसके बाद के लिए अब आप सेम कलर जो आपका है उससे लिख सकते हैं. ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन is determined using the principle of static equilibrium, using the principle of static distribution, sorry, static equilibrium, static equilibrium. सर थोड़ा रिपीट करें. ठीक है. The magnitude of pressure distribution, the magnitude of pressure distribution is determined using the principle of static equilibrium of the footing, principle of static equilibrium of the footing. Okay, principle of static equilibrium of the footing, principle of static equilibrium of the footing. Okay. Hello, sir. Okay, guys. Next. Hello, sir. Next line. Hello, sir. हाँ बोल. सर मोमेंट हा स्केलर क्वांटिटी आहे का वेक्टर? काय राहिलं पाहिजे? वेक्टर सर. का बरं? माहित नाही सर, तेच तो प्रश्न होता सर हा. There is any direction given? X direction, Y direction, Z direction? If it is given, then it is what? Vector. Yes. If it is not given, just value is given, then scalar quantity moment. Couple, it is scalar quantity. Couple throughout the beam में. लेकिन अगर आपका ये किया आपने क्या बोलते उसको mx दे दिया, mz दे दिया, डायरेक्शन दे दिया, so then it is vector quantity guys. Okay, and stress, what is stress? Vector sir. Tensor quantity, not a vector. Tensor quantity. Stress is tensor quantity guys. Okay. ये अपन ये अगर तुमको टेंसर है, ये है स्ट्रेस है, तो ये कहाँ पे देखना है? तो मेरे फ्री लेक्चर्स है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, गो फॉर दिस. आपको इसका पूरा का पूरा नॉलेज मिल जाएगा कि कौन से इसमें आता. तो ओके, आई थिंक सो इट इज लेक्चर 3 और 4 में मैंने कवर किया है. ओके. This implies, next line, this implies that the center of soil pressure, this implies that the center of soil pressure through which the resultant
soil reaction are acts through which resultant of soil reaction are acts, ब्रैकेट में लिख लो आप, ओके, इसको ब्रैकेट में लिख लो, are acts, ओके, must be collinear, ब्रैकेट कंप्लीट के बाद must be collinear with the resultant line, must be collinear with the resultant line of action, must be collinear with the resultant line of action of eccentrically applied load, okay, that is R is equals to P plus changing displacement into P, और E into P भी बोल सकते हैं, और changing P बोल सकते हैं, that is changing P, P plus changing P, R is equals to P plus changing P, for preliminary design, changing P, the weight of footing, (10% ले देना, 10% of column load, that is footing plus soil backfill. सॉइल बैकफिल अभी तक हमने लिया ही नहीं, लेकिन वो भी लेना पड़ता. जनरल ड्यूटीज यानी फुटिंग का लोड और सॉइल बैकफिल के साथ 10% से 15% रहता है. आपको अगर जनरली ये पूछा गया चेंजिंग पी कितना है करके, सो दैट इज जनरली as 10% to 15% of P. P यानी क्या है गाइस? What is P? Column load. Which load? वर्किंग भी बोल सकते हैं आप, और आपको अगर ये करना है अल्टीमेट करना है तो अल्टीमेट भी बोल सकते हैं, लेकिन वर्किंग ही लेते हैं हम. ओके, सो अभी ये थ्योरी हो गई कि ये चीज क्या है और ये क्यों आती, एसेंट्रिकली क्यों आती. क्यू का अभी रीजन हमने लिख लिया, अभी ये आई यानी एसेंट्रिक कंडीशन आई, तो एसेंट्रिक कंडीशन किस तरह रहेंगी और किस तरह अपन इसको सॉल्व करेंगे. तो दैट आर द थ्री केसेस. तो वो थ्री केसेस आपको समझने को होना कि थ्री केसेस किस तरह आएंगे, क्या आएंगे, वो थ्री केसेस आपके सॉल्व किस तरह होगी. ओके, तो सबसे पहले आपको कर्न समझना पड़ेगा. सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? कर्न क्या है, और यानी आपका मेन पार्ट जो है कर्न का, वो आप किस तरह लिखोगे. 1 मिनट गाइस.
Okay, no issues. Firstly, we taken kern. That is kern. आप बोलेंगे सर ये क्या है अभी? This is a width of footing. Width of footing. अब ये आपका b/6 रहेगा. ये भी आपका एक b/6 रहेगा. That is Lakshman Resha. I think so. I talk about this in column last year in RCC. Maybe. हाँ सर. And this is L/4. L/6. L/6. So आप डायरेक्टली इसको L/3 एक बोल सकते हैं. लक्ष्मण रेखा L/3 के अगर बाहर मेरा P जाता है, so it is dangerous for me and for me, यानी मैं footing हूं तो, okay, मैं footing हूं तो it is dangerous for footing. And इसके बाहर अगर जाता है b/6 के बाहर अगर लोड जाता है तो then it is dangerous for us. तो फिर क्या हो जाएगा? फिर आपको प्रेशर डायग्राम अच्छे से देखना पड़ेगा. ओके, तो इस पे ही है पूरी की पूरी थ्योरी, पूरा का पूरा सब कुछ कर्न पे, लक्ष्मण रेखा पे. लक्ष्मण रेखा आउट हो जाएंगी, लक्ष्मण रेखा की इन रहेगा तो क्या क्या होगा, कौन से रिएक्शंस आएंगे, ये कब आएगा, EX कब आएगा, EY कब आएगा, ये सारी चीजें हैं. तो सबसे पहले आपको कर्न ही समझने को होना कि कर्न क्या है. दैट कर्न इज इक्वल टू लक्ष्मण रेखा फॉर लोडिंग. लोडिंग इसके अंदर ही रहने को. ओके, अंदर रहा, दैट इज नथिंग बट अ कॉन्सेंट्रिक लोड. कॉन्सेंट्रिक लोड वी कैन अरेंज लाइक दिस. जो अपन ने अभी तक हमने यही सोचा अभी तक कि कर्न में ही है मेरा सब कुछ, जो भी है मेरा कर्न में ही है. दैट्स व्हाई हमने जो अभी तक डिजाइन किए, द डिजाइन इज फॉर कर्न, कि हम डायरेक्टली उसको शिफ्ट कर देगा. लेकिन अगर कर्न के बाहर चले गया तो क्या करेंगे? कर्न के बाहर अगर चले गया तो वी मस्ट गो फॉर प्रेशर डायग्राम. वी मस्ट गो फॉर प्रेशर डायग्राम. पहली मेथड अपन ने जो किया वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. इसीलिए अपन फर्स्ट मेथड जो किया वो हम इसमें नहीं कर सकते. कहाँ पे? रिटनिंग वॉल के कंसेप्ट में अपन नहीं कर सकते. रिटनिंग वॉल पे मुझे जो अभी मैं मेथड आपको बता रहा हूँ वही मेथड से, प्रेशर डायग्राम मेथड से ही अपने को जाना पड़ता. ओके, प्रेशर डायग्राम वाले मेथड से ही अपने को जाना पड़ता. उसमें भी पहली टाइप की से जाना पड़ता, फर्स्ट टाइप के मेथड से ही जाना पड़ता है. इसमें भी 3 टाइप्स है. दैट प्रेशर डायग्राम की इसमें भी 3 टाइप्स है. तो उसमें भी पहला दूसरा तीसरा क्या है थोड़ी देर में पता चलेगा, पेशेंस रखो. ओके, सो गाइस दैट इज कर्न. थोड़ी देर क्यों, मैं नेक्स्ट कल लेता, मैं आज नहीं लेता. मैं आज सिर्फ आपको थ्योरी बताया.
मैं कल लेता क्योंकि इट इज नियर अबाउटली 5:30। सो मैं बताते जाऊंगा और आधे में छोड़ दूंगा, आपको तो अच्छा नहीं लगेगा, थेरी आपको पूरी समझने को होना। सो कल रहेगा क्लास अपना 8:30। आज क्यों नहीं रहा? वाई? बिकॉज ऑफ आज ऑटोकैड का क्लास था और मैं डायरेक्टली उनको डिस्टर्ब नहीं करना था, इसलिए मैंने आज रेगुलर टाइम पे लिया। कल 8:30 मॉर्निंग को ही रहेगा, कल अपना टाइमिंग डिस्टर्ब नहीं होगा, 8:30 मॉर्निंग ही रहेगा कल। ओके सो गाइज कल प्रिपेयर रहो 8:30 मॉर्निंग के लिए। अपन डायरेक्टली यहाँ से कल स्टार्ट करते। ओके किसी को और प्रॉब्लम, कोई इशू 8:30 AM के लिए?